तो अजीत पवार को सुना, उन्होंने कहा कि कोई मनमुटाव नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है और कलमदानों की तकसीम हो जाएगी। लेकिन जराए से जो खबर मिल रही वो खबर यही है कि वजारत दाखिला को लेकर यानी होम डिपार्टमेंट को लेकर खींचतान ज्यादा है। हर पार्टी यही चाह रही है कि उसके खेमे में वजारत दाखिला का जो कलमदान है वो एक तरह से पहुंचे। तो कहीं ना कहीं मनमुटाव जरूर है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे सरकार के लिए यह बड़ा चैलेंज है, या यूं कहा जाए कि सर मुंडाते ही एक तरह से ओले पड़े हैं उद्धव ठाकरे की सरकार पर। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार इस बड़े चैलेंज से निकल पाएगी और किस तरह से इस चैलेंज से निकलेगी, आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह मरहला बहुत अहम है महाराष्ट्र की सरकार के लिए। एक तरफ शिवसेना के लीडर और उनके मिनिस्टर नाराज हैं इस चीज को लेकर, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से भी लगातार इसी तरह की खबरें आ रही हैं और बल्कि कहा तो यह भी जा रहा है कि संजय राउत भी कुछ नाराज से ही आजकल दिख रहे हैं, क्योंकि उनके भाई को भी काबीना में जगह नहीं मिली। आज इन्हीं तमाम मसाइल को हम महाराष्ट्र के जो हालिया मसाइल हैं, जो सियासत है, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में अरुण पांडे साहब, सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और सियासत पर आपकी बहुत गहरी नजर है, बहुत अच्छे से महाराष्ट्र की सियासत को आप समझते हैं। इसके अलावा यासिर जिलानी साहब स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर दलवाई जी तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है एनसीपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। एडवोकेट धनराज जी नायब सदर है, वाइस प्रेसिडेंट है वंचित बहुजन अघाड़ी के, आप भी मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। कुछ देर में मेरे साथ शिवसेना के लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम। मैं सबसे पहले अरुण पांडे सर आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अरुण पांडे जी, महाराष्ट्र की सियासत तो अभी तक हमने देखी थी कि बड़ी मुश्किल से एक तरह से तो जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, वो सेटअप हुई थी, बन पाई थी, और उसके बाद हमने देखा कि मंडे को ओथ सेरेमनी हुई और आज जुमेरात है, लेकिन आज भी जो पोर्टफोलियोज हैं या कलमदान है वो तकसीम नहीं हो पाए। यानी ये बात तो बिल्कुल जाहिर है, साफ है कि कहीं ना कहीं मुश्किल है कलमदानों को बांटने में या पोर्टफोलियो को बांटने में। देखिए, सबसे पहले जो अजीत पवार जी की बाइट अभी चल रही थी, अभी अजीत पवार बोल रहे थे, उसी में उनने कहा कि क्या मैं आपको नाराज लगता हूं, और इतनी नाराजगी से उन्होंने ये बात कही, उसी से पता लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है मिनिस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है, महाराष्ट्र को जितना मैं काफ़ी समय तक रहा हूं, तो महाराष्ट्र एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री भी बहुत है और रूरल एरिया भी बहुत है, मतलब किसानों की समस्याएं भी बहुत हैं और प्लस इंडस्ट्री वाले भी बहुत हैं। तो इस वजह से क्या है, कुछ मिनिस्ट्री बहुत, जिसको मलाईदार कहा जाता है, उसको लेके हमेशा एक ये होता है कि यार हर पार्टी चाहती है कि ये वाला मिनिस्ट्री हमको मिले। इसके पहले कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में सब कुछ स्मूथ चला, क्योंकि मोरलेस दोनों पार्टियों के डीएनए एक ही हैं। अब एक दूसरे डीएनए वाली पार्टी आपके साथ आ गई है, इस वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अब जैसे अशोक चौहान जैसा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इस समय मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बन के है, तो अब कांग्रेस बोलेगी कि यार ये हमारा सबसे बड़े नेता हैं, इनको कोई वजनदार मिनिस्ट्री दीजिए। बिल्कुल। शिवसेना चाहेगी कि मुंबई मेरे पास है तो हमको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चाहिए। एक फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहेगा, एनसीपी बोलेगी आपके पास स्पीकर है कांग्रेस के पास, इसलिए 2-3 बड़ी मिनिस्ट्री हम लेंगे, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये सारी मिनिस्ट्री को लेके ये कन्फ्लिक्ट चलेगा, और ये केवल कन्फ्लिक्ट अभी डिस्ट्रीब्यूशन तक नहीं होगा, आप देखिएगा ये कन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा, जब तक इनमें खिंचाव तनाव की बातें सामने आएंगी। बिल्कुल, यानी पूरा मसला जो है वो मलाईदार कलमदानों और पोर्टफोलियो के लिए। मैं समीर दलवाई जी आपके पास आना चाहूंगा। समीर दलवाई जी, हमने देखा था कि सरकार बनने में बहुत देर से बात बनी थी, और उसके बाद अब जब दोबारा से बारी आई है पोर्टफोलियो को बांटने में, तकसीम करने में कलमदानों को लेकर, तो यहां पर भी मतलब सब कुछ ठीक ठाक समीर जी नहीं लग रहा है। कई सरकार बनने में भी काफी अरसा लगा था, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन के बाद हालात क्या थे, और जब और महाराष्ट्र राज्य के सामने और कोई पर्याय नहीं था, तब हम तीनों पार्टियों को साथ में मिलकर एक महाराष्ट्र में एक स्टेबल सरकार, प्रोग्रेसिव सरकार देनी है। और इस डिसीजन ये पहले बार हुआ है कि शिवसेना
कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आपने सही कहा, ये मुख्तलिफ डीएनए है थोड़ा सा, ये तीनों को साथ में आना इसलिए पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के सामने जो परिस्थिति है कि आज 7 लाख करोड़ का एक कर्जा सिर्फ महाराष्ट्र पे है और अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी इतनी आसमान पे को छू नहीं, तो रही है, कर्जे का किसानों के पोर्टफोलियो से समीर जी क्या लेना देना? तो अब काम मैंने तो मैंने सही- मैंने तो मैंने जो काम- सवाल किया, मैं मैं चाह रहा हूं कि उसका सीधा सीधा अगर जवाब मिल जाए तो नहीं, डिबेट मैं आपको आगे जवाब बढ़ाने में दे रहा और हूं। आसानी होगी। सीधा महाराष्ट्र के सीधा कर्ज जवाब का ये यहां है के कि पोर्टफोलियो से क्या लेना देना? साथ में- सरकार जो पोर्टफोलियो बांटने जा रही है उस बिल्कुल। कर्ज का इस पोर्टफोलियो से क्या लेना देना है? इससे लेना देना यह है कि अगर सरकार अच्छी से मजबूत से बनेगी, भले थोड़े 2 दिन और लगेंगे, मगर एक बार सरकार, अभी ऑलरेडी सरकार बन चुकी है। जब ही 28 नवंबर को जब 7 मंत्रियों ने चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने ओथ ली थी, उसके बाद भी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, काम तो तभी से चालू है। आज आपको बता दूं, मैं हिंदू मिल में जाकर हमारे मंत्रियों ने एक वहां पे रिव्यू करके आए हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी, भारत रत्न अम्बेडकर जी के मेमोरियल के बारे में। 2 दिन पहले भीमा कोरेगांव में 2 साल पहले इतनी बड़ा हादसा हुआ था, अजीत पवार साहब खुद वहां गए थे, 2 दिन पहले वहां पे थे। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी काम सरकार कर रही है। अभी जब पोर्टफोलियो का जो सवाल है, जब 3 अलग अलग पार्टीज हैं, इसमें जोड़ के एक साथ में तालमेल के साथ काम करना है, भले 1-2 दिन और लग सकते हैं, मगर उसमें कोई डरने की बात नहीं है। जितना कि ओवरऑल आज हम पूरे देश में हालात देख रहे हैं, जो बिगड़े हुए हालात है, उसके बारे में जो सोचना चाहिए। बिल्कुल। कमलेश राय लीडर हैं शिवसेना के, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। कमलेश राय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम न्यूज 18 उर्दू में। मैं कमलेश जी आपसे ही सवाल का जवाब ले लेता हूं। कमलेश जी, आखिर पोर्टफोलियो में इतनी देरी क्यों हो रही है? सरकार एक तो देरी से बनी, महाराष्ट्र के लोगों का लगातार, जाहिर सी बात है, पिछले 2 महीने से नुकसान हो रहा है। सरकार काफी देरी से बनी, बहुत एक लंबा ड्रामा देखने को महाराष्ट्र में मिला। अब जब मंत्रियों को बनाना है, मिनिस्टर्स बनाने, उनके पोर्टफोलियो तकसीम हो जाने चाहिए। मंडे को ओथ सेरेमनी हुई और आज आप देखिए थर्सडे है, आज जुमेरात है, लेकिन अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। कमलेश जी, देखिए, ये सरकार आपको पता है कि विपरीत स्थिति में बनी है और जब सरकार बनाना था भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया। धोखे के बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाई है। अब चूंकि विधायक अधिक हैं, मंत्री पद कम है, सारे पार्टियों को एक साथ लेना है, सारे लोगों को साथ में लेके काम करना है, तो पोर्टफोलियो ऑलरेडी तीनों पार्टी में बढ़ चुके हैं। अब खाली उन पार्टियों में किसको क्या देना है वो उनके अध्यक्ष तय करेंगे, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। और रही बात महाराष्ट्र की, तो आप देख रहे हैं कि जो मंत्री हैं उनको लेके आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे दिन प्रतिदिन रोज नए नए कामों की घोषणा हो रही है, कर्ज माफी की घोषणा हुई है, काम चल रहा है, कोई काम नहीं रुका उसके वजह से। लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है, आजकल में वो भी क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सवाल काम नहीं रुका, सवाल मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है क्या? बिल्कुल काम नहीं रुका। नहीं, कमलेश जी, बिल्कुल सही बात अरुण पांडे जी ने कही कि काम नहीं रुका, तो क्या मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं है? और आप ये बताइए, जब तक मिनिस्टर्स नहीं आएंगे तो आवाम के काम आगे बढ़ेंगे कैसे? आपने एक मिसाल दे दी कि कर्ज माफ हो गया, लेकिन जो बात अरुण पांडे जी कह रहे हैं कि अगर मिनिस्टर्स नहीं आएंगे और काम अगर चल रहा है तो क्या मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं है? नहीं, मिनिस्टर्स की जरूरत है, लेकिन तीनों पार्टियों में सीनियर जूनियर पद कम है और नेता अधिक हैं। आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जो पिछले कांग्रेस पार्टी में थे वो भी मंत्री बने हैं। तो लोगों को किस तरह से एडजस्ट करना है उसके लिए 1-2 दिन लगेंगे और उसके बाद काम शुरू है, फिर तेजी से काम चालू होगा। कोई काम नहीं रुकने वाला है। आम जनता का काम पर डे हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर डे कम से कम 20 से 25 मीटिंग सीनियर आईएएस लोगों का ले रहे हैं, अलग अलग विभाग का ले रहे हैं और अलग अलग विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे हैं और उन कामों को जनहित में किस तरह से गति लाना है उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, लेकिन जल्द से जल्द हो जाएगा। आज और कल में ये भी डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपने शिवसेना को भी सुना और इससे पहले एनसीपी जो लीडर हैं उन्हें भी आपने सुना। शिवसेना के लीडर कमलेश जी ये कह रहे हैं कि भाई काम तो चल ही रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में परेशानी आ रही है। यासिर जिलानी साहब,
देखिए, मैं दो तीन चीजें इस संदर्भ में कहना चाहूंगा। एक तो जो मातोश्री का अपना एड्रेस है महाराष्ट्र का, वो एड्रेस अब बदल के मातोश्री 10 जनपद से चलने लगा है। तो देरी तो होगी वहां से जब तक क्लियरेंस नहीं आएगी 10 जनपद से, किसी को कोई पोर्टफोलियो नहीं मिलने जा रहा है। और दूसरी बात, मैं जो दूसरे अहम बिंदु पे आपको गौर कराने की कोशिश करूंगा, वो है वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने में इस वक्त महाराष्ट्र की जो ये तीनों दल मिलके, जिनके ना तो विचार मिलते हैं, ना नीति मिलती है, ना नेता एक तरह की बात करते हैं। आपको मैं बताऊं कि 3-4 ऐसे पोर्टफोलियो हैं जिसमें फाइनेंस एंड प्लानिंग है, होम है, एजुकेशन है और पीडब्ल्यूडी है। जो हमारे पास खबर है, इसको लेके इनकी राय नहीं बन पा रही है। ये आपस में कुछ भी, जिस तरीके से आपने अभी, हमने एक दिन पहले वीडियो देखा है, महाराष्ट्र के अंदर पुणे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने ही दफ्तर को किस तरीके से रैम्पेज करा और उसको तोड़फोड़ करी, और मतलब वहां पे जो सीन दिखाई दिया है, वही हालत महाराष्ट्र के सरकार के साथ है। क्योंकि ना तो नीति है, ना नीयत है, और कोई भी नेता किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। हाँ, वंशवादी राजनीति इसलिए वहां आगे बढ़ाने की कोशिश में ये सारा का सारा घटना चक्र बढ़ाया जा रहा है। फादर मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, किसी के फादर पहले मुख्यमंत्री रहे, वो भी मंत्री बनेंगे। इस तरह के इस पूरे जो महाराष्ट्र के अंदर मंत्रिमंडल है, 5-7 लोगों का उदाहरण आपको मिल जाएगा। ये आप यकीन करें कि आने वाले वक्त में ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए, जो मराठी लोगों के स्वाभिमान की बात करते थे, आज वो 10 जनपद से गाइड हो रहे हैं कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा और मलाईदार पोर्टफोलियो किसके पास जाएगा, कि भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री वहां से खुलने वाली है, जैसे विभाग बटेगा, वो महाराष्ट्र के लोग उसको देखेंगे और अपने आप को महाराष्ट्र के लोग इस वक्त ठगा महसूस कर रहे हैं। मेरे अभी एनसीपी के जो मित्र पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी तरह की समीर जी बात नहीं बताई कि आखिर देर क्यों हो रही है। देर इसलिए हो रही है कि इनके खुद के जो लोग मंत्री बनाए गए हैं, उसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय को लेके भी बड़ी मारामारी है। एक इनका मंत्री जिसको पूरा हिंदुस्तान और महाराष्ट्र जानता है कि एक आतंकवादी के लिए दया का पत्र राष्ट्रपति को लिख के भेजा है, वो भी चाहता है बंदा कि उसको भी वही मंत्रालय मिले। और फाइनेंस एंड प्लानिंग और गृह विभाग, ये भी बड़ा पेचीदा इन लोगों के मामले में फंसा हुआ है। अभी आप देखते रहिए अबू हुरैरा साहब कि महाराष्ट्र में और कितने दिन लोग ठगे जाएंगे। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। समीर इसका जवाब देना, जो मैं उसके बाद एडवोकेट धनराज जी आ रहा हूं। इससे पहले समीर जवाब देना चाह रहे हैं, यासिर आप सुन लीजिए जी। मेरा जवाब इतना ही था हमारे बीजेपी के मित्र को कि अगर आपको इतनी जानकारी है महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में, आप ही सरकार बना लिए होते। पिछले 5 साल से तो आप चला ही रहे थे, तभी एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि आपका और आपके मित्र पक्ष के बीच में तू मैं नहीं हो रहा था। तब आप क्या सरकार चला रहे थे जब आप 3 लाख वंशवाद राजनीति बढ़ाने के लालच में ये लिया था? वंशवाद राजनीति बढ़ाने के लालच में जब पार्टनर जो चुनाव से पहले आप बीच में क्यों बात कर रहे हैं? ये तो बीजेपी की खासियत है कि बीच में बात आप मत करिए, शांत बैठिए, खामोश रहिए, आपका भी टर्न आएगा। 5 साल आप बैठे थे ना, बोलिए, चुप हो गया, बोलिए। याद होगा कि 10 साल तक पंजाब में आपके चीफ मिनिस्टर कौन थे, आपको याद है? श्री सुरजीत सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल। और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन थे, आपको याद है? उनके सुपुत्र श्री सुरजीत सिंह बादल। तब आपको चलता है, आप कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, पहले तो आपकी जमती नहीं उनसे, फिर आप उनके साथ सरकार बनाते हैं। समीर को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। ठीक है समीर, देखिए इशू अब डिबेट के बाहर फिर आप चले जाएंगे, पंजाब और कश्मीर की मिसाल देंगे तो बाहर चले जाएंगे। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, ये देखिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, एनसीपी से आप जिम्मेदारी बनती है कि आखिर देरी क्यों हो रही है? क्या इस देरी से महाराष्ट्र के आवाम जो है, जो एक आम आदमी है, क्या वो ठगा नहीं जा रहा है? बहुत देरी से सरकार बनी, उसके बाद अब कलमदान बांटने में देरी हो रही है, क्या एक आम आदमी ठगा नहीं जा रहा है समीर जी? अगर आम आदमी तब ठगा जाएगा जिसे 5 साल में हो गया कि बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। आप ये बात मैं जरूर मानता हूं कि जैसे हमारे मित्र ने कहा कि इतने 3 पार्टीज हैं और ये पहले बार ऐसा हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में, और इतने तीनों मजबूत पार्टीज हैं, उनके अपने अपने नेता हैं, तो उनको कौन से नेता को कौन सी पोजीशन देना है वो नेता भी चाहेगा। तो ये बिल्कुल ये एक सच्चाई है कि नाम बड़े बड़े हैं, चेहरे बड़े बड़े, इस वजह से मुश्किल तो हो रही है कहीं ना कहीं।
सच्चाई तो यही कि कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। मैं एडवोकेट धनराज जी आपके पास आना चाहूंगा। सर सरकार बनने से पहले जब यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी मिलकर सरकार बनाएंगे, तो जो वंचित अघाड़ी, एमआईएम या इस तरह की दूसरी जो पार्टियां थी महाराष्ट्र की, वो कहीं ना कहीं खदशा जाहिर कर रही थी कि यह सरकार एक तो बहुत मजबूत नहीं होगी, यह सरकार बचाने में लगी रहेगी और आवाम की जो परेशानियां हैं वो एक तरह से कम नहीं होंगी, यानी आवाम के मसले हल नहीं होंगे, और उसकी शुरुआत एक तरह से हो चुकी है। धनराज जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, ये दिखती बात है कि जो नाटक हो रहा है आजकल महाराष्ट्र में, एक बात इसमें ध्यान में ली जाए कि पूरे मुल्क में पॉलिटिक्स जो है एक बिजनेस की तौर पे लिया जा रहा है। पॉलिटिक्स एक पैसे कमाने का जरिया हुए जा रहा है। ये कोई लोक सेवा या कोई जन सेवा या लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरिया ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। ये हम सभी पैनलिस्ट जानते हैं, देश की जनता जानती है, सारे इंटेलेक्चुअल्स इस बात को समझते हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में बंबई जो है ये देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। अर्थ कारण बड़े पैमाने पर यहां से चलता है। और पोर्टफोलियो का जो झगड़ा है, वो पोर्टफोलियो का झगड़ा यही दर्शाता है कि हम जनता के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी रहे नहीं। हमने पूरे संविधान की जो है धज्जियां उड़ा दी। संविधान में जो स्टेट ऑफ वेलफेयर स्पेयर में जो कहा है जन कल्याणकारी, हम भूल गए अपने आप को। ये स्व कल्याणकारी का झगड़ा चल रहा है। और जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो सदर है हमारे एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, उन्होंने कहा था कि ये तीन लोग अगर साथ में आके बना रहे हैं तो ये कहीं प्रकार की मुश्किलों से गुजरेंगे। हो सकता है ये जो सरकार है ज्यादा से ज्यादा 2020 के दिसंबर तक चल पाएगी। मतलब आज से कुछ महीने आप समझ लीजिए। हम ये देखें कि ये झगड़ क्यों रहे हैं। झगड़ पोर्टफोलियो कलमदानों के लिए ये लोग झगड़ रहे हैं। अब इन कलमदानों में क्या रखा पड़ा है? मान लो आपको रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया जाता है या फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है या कृषि मंत्री बनाया जाता है, जो उसके पोस्टुलेट्स जो काम बने हैं वो आप करिए। एक बात चैनल पे किसी ने कही कि मंत्री नहीं है, इसके लिए काम तो रुका नहीं है। वो तो ऐसे कह रहे थे कि जैसे मंत्री सारे काम करता है। भैया, इस देश में संवैधानिक स्वरूप से जो शासन है और उसके अंदर प्रशासन है, तो प्रशासन ही सारा काम करता है। समझना यह है कि जो शासक हर 5 साल में बदल रहा है, क्या वो प्रशासन को जनता के फायदे के लिए काम करवाने में कामयाब होता है? अब ये दिखती बात यहां पे है और यही आज का सबसे बड़ा मसला है। मेरी गुजारिश है सारे मेरे पैनलिस्ट भाइयों से कि हम जिस मसले पे आज बात कर रहे हैं उसी मसले पे कायम रहे और ये देखें कि ये मंत्री जो अपने कलमदानों के लिए मरे जा रहे हैं, उनका मकसद और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही है कि उनको पैसा बटोरना है, जनता की तिजोरी पे हाथ मारना है और फिर कई योजनाएं निकाल के उस योजना के तहत इनको अपना कमीशन निकालना है। और इसीलिए ये झगड़ रहे हैं। इतना बुरा संदेश आज महाराष्ट्र की पूरी जनता को इन्होंने दे रखा है कि हम आपके प्रश्नों को नहीं समझते जी, हम तो हमारी खुद की जेबों की पहले फिक्र करेंगे और उसके बाद में अगर हमको फुर्सत मिली तो हम आपकी फिक्र करेंगे। जाहिर है बहुत साफ बात आपने की है। आप बिल्कुल धनराज जी, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है। धनराज जी, बहुत साफ आपने जो तस्वीर महाराष्ट्र की इस वक्त है, जो हंगामा चल रहा है कलमदानों को लेकर, बहुत साफ आपने बात कही है। मैं अरुण पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। कमलेश जी और समीर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि तीनों पार्टियों के साथ मुश्किल ये कि बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लीडर बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से मुश्किल पेश आ रही है। क्या आपको भी यही लगता है कि इन तीनों पार्टियों के साथ मुश्किल यही है कि एक तरफ कुआं है और पीछे खाई है? ये वाला मसला है तीनों पार्टियों के साथ। हाँ, बिल्कुल, काफी हद तक यही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी गठबंधन सरकार होती है भारत में, जहां जहां बनी, उसमें एक एंकर पार्टी होती है, मतलब एक इंजन होता है जिसके पास ज्यादा सीटें होती हैं और बाकी को वो खींच के चलता है। यहाँ एक अजीबोगरीब सिनारियो है कि जहाँ तीनों पार्टियां करीब करीब एक बराबर हैं जी। तीनों को लगता है कि ठीक है, हम बीजेपी से लड़ने के लिए या बड़े योगदान के लिए हम इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन अब इस इकट्ठे होने के लिए हमारे पास भी उतनी ही ताकत होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर तो एक ही हो सकता है, सही, लेकिन बाकी मिनिस्ट्री के लिए तो जितनी ज्यादा बोले मोल भाव कर लिया जाए उतना अच्छा है।
क्योंकि इस सरकार के साथ क्या है कि अंतर विरोध इसी वजह से है कि एक जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, सही। तो वो जब वो बिहेव करेगा, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना कि मैं तो चीफ मिनिस्टर रह चुका हूं, तो ये मेरे लिए छोटा पद है, इसलिए कम से कम उस स्टेटस के लायक मुझको मिनिस्ट्री मिले। बिल्कुल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने सुनी होगी, जितने भी बड़े नेता जो कांग्रेस, एनसीपी या यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये सब लोगों की जवाबदेही किसी की चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं है। अजीत पवार कह रहे हैं कि जो लिस्ट शरद पवार जी देंगे मंत्री उस हिसाब से बनेगा। कांग्रेस चाहती है कि भाई यहाँ दिल्ली से तय होगा कि किसको क्या मिनिस्ट्री मिले। उद्धव ठाकरे ऑब्वियस है कि फिर अपनी पार्टी के नेता बन गए हैं। संविधान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर का ये विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्रिमंडल दे। बिल्कुल, ये ठीक है कि रियल पॉलिटिक्स में ये संभव नहीं है, लेकिन ये तो संभव है ना कि जब आप एज ए मिनिस्टर, अब अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो बयान बाहर ही दे रहे हैं कि शरद पवार जी के पास जो चिट्ठी जो भेज दी गई वही देंगे, कम से कम कहने के नाते, औपचारिकता के नाते बयान जब आप दे रहे हो तो ये कह सकते हो ना कि भाई मुख्यमंत्री के पास विशेषाधिकार है, वो वोट देंगे, वो पद बांटेंगे, वो विभाग बांटेंगे। तो ये अंतर विरोध आप देखिएगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा, लेकिन ये सत्ता की वजह से ये स्टिकनेस बनी रहेगी, ये विरोधाभास चलेगा, बीच बीच में आएंगी, गुस्सा है, थोड़ा गुस्से को शांत करने की कोशिश होंगी। सब लोग अपने अपने विभाग को अपनी पार्टी के हिसाब से चलाएंगे, इसलिए ये उद्धव ठाकरे के लिए टफ दिन रहेंगे अगले, बिल्कुल, जब तक वो सरकार में रहते हैं। बिल्कुल। समीर, अरुण पांडे जी जो कह रहे थे कि मुश्किल तो देखिए सरकार के साथ रहने ही वाली, और यही बात जिस वक्त सरकार, इन तीनों पार्टियों की जो अघाड़ी की जो सरकार बन रही थी, उस वक्त बीजेपी ने भी कहा था, नितिन गडकरी जी ने यही बात कही थी, अमित शाह ने यही बात कही थी कि 3 पहियों वाली सरकार से मुश्किल तो आएगी और बहुत ज्यादा नहीं चलेगी। तो वही बात अरुण पांडे जी भी कह रहे हैं कि मुश्किलात तो अभी एक तरह से शुरुआत अभी हो रही है, मुश्किलात की, परेशानियों की। समीर जी, 2-3 बातें अरुण भाई ने जो कहा अभी कि पवार साहब तय करेंगे, ऐसा अजीत दादा ने कहा, आज जो माननीय उप मुख्यमंत्री है, उनका कहने का मतलब ये साफ है कि जो एनसीपी के रुख से जो मिनिस्टर बनेंगे उनमें किसको मिनिस्टर बनाने का और उसमें क्या करने का, ये शरद पवार साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये उनका अधिकार है। वो माननीय चीफ मिनिस्टर जो उद्धव जी ठाकरे, उनको सजेस्ट करेंगे कि हमारे पार्टी से हम चाहते ये बने, और वो चीफ मिनिस्टर साहब उनका अख्तियारी में वो खुद उनको अपॉइंट करेंगे। मेरे ख्याल से अरुण जी को भी ये पता है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसी है कि आप देखिए, जब हमको सरकार चलानी है और महाराष्ट्र की जनता के लिए इस परिस्थिति में काम करना है, तो सबको साथ लेकर ही चलना है। ऐसा तो नहीं हुआ कि बीजेपी में कभी बंद होता नहीं है या बीजेपी में कभी रिवॉल्ट होता नहीं है। आज बहुत बड़े बड़े नेता जो है, यशवंत सिन्हा जैसे साहब जो है, वो आज खुलकर बीजेपी की जो आज की लीडरशिप है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये बात तो नहीं है, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई पार्टी के खिलाफ बात कर रहा है। अगर नाराजगी है, अब एक मुझे बात बोलने दीजिए, एक जो क्रिकेट टीम है, आप सोचिए अगर क्रिकेट टीम है, आप जब क्रिकेट टीम में अगर आपके पास बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही अच्छे बॉलर है, अगर आपके पास कम लोग हैं तो आप 11 की टीम कैसे भी बना लो। अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर ज्यादा लोग हैं, तो ये अच्छाई की बात है या बुराई की बात है। अभी उसमें से जो बेस्ट, उसमें तो बेस्ट 11 चुना जाएगा ना समीर जी, इनको मंत्री पद समीर जी, उसमें तो बेस्ट 11 चुना जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से चुना जाएगा ना। वो चुन के गए हैं, अभी परफॉर्मेंस अभी आके देखेंगे ना। और अगर ये जनता देखेगी, ये अभी बोलना है जो कि करप्शन के बारे में बोलते रहते हैं और जो बात करते रहते हैं। आप 5 साल में आप महाराष्ट्र में सरकार में थे, आप दिल्ली में सरकार में, हर बार आप जब अपोजिशन में जाते हैं आप करप्शन की बात करते हैं, जब आप खुद सरकार में आते तब आप उस पर कुछ करते नहीं। आगे आपको सिर्फ दावा करना है, बदनामी करनी है। जब आपके हाथ में ताकत होती है आप उसके बारे में कुछ करते नहीं है। और ये अलग बात है, हम जानते हैं कि कौन सी पार्टियां हैं जो चाहते हैं बार-बार इलेक्शन हो, और वो क्यों चाहती है बार-बार इलेक्शन हो, ये भी जनता समझती है। ठीक है, मैं कमलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। कमलेश जी, जिस तरह से समीर दलवाई कह रहे थे कि भाई क्रिकेट में जिस तरह से होता है, अगर क्रिकेट की टीम की तरह से मामला पॉलिटिक्स का होता तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी होती उद्धव ठाकरे जी के लिए। वो देख लेते कि किसका परफॉर्मेंस ग्राउंड पर अच्छा है और वो 11 को चुन लेते। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, क्रिकेट नहीं है कमलेश राय जी।
मैं बात करना चाहूंगा जनाब। जी जी, मैं आ रहा हूं। और शिवसेना पार्टी ऑडियो आपका बहुत कम आ रहा है। राजकारण करती है, तो आपको बताना चाह रहा ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो देख लीजिए, टेक्निकल मुझे कुछ प्रॉब्लम उद्धव है। ठाकरे जी ने- ठीक है, अब आपकी आवाज आई जी, कंटिन्यू आवाज नहीं कीजिए, आ कंटिन्यू कीजिए। अबू रे आवाज आ रही है? अबू रे मैं आ रहा हूं यासिर जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। कमलेश जी कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शिवसेना की एक पॉलिसी रही है कि 80% समाजकरण और 20% राजकारण। जो लोग डिबेट में निगेटिव बता रहे हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जब 2014 में चुनाव लड़े तो 100 घर में ही 2-3 पोर्टफोलियो रख लिए और आप कह रहे हैं कि समाज की फिक्र है और शिवसेना को। लोगों को किसानों की आय दोगुना करने की बात हुई और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कहीं 3 तलाक पे, कहीं एनआरसी के नाम पे काम करने का, लोगों को बांटने का काम हुआ और उस पर राजनीति हो रही है। आज जो महान भाव बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कि वहां पे ये प्रॉब्लम है, 2 दिन के अंदर पूरे मंत्री आपके असलम सामने शेख पे रहेंगे। बताइए, आज और कल असलम में शेख declare हो कौन है? जाएगा। अरे आपने जिसको मंत्री असलम- लिया है वो कौन है? भारत के एक आतंकवादी के लिए उन्होंने असलम पत्र लिखा था, ये शेख बताइए भारत लोगों का को। आप ये नहीं देशभक्त बताएंगे, नागरिक है। आप इधर उधर की असलम बात शेख करेंगे। भारत का एक उन्होंने देशभक्त नागरिक है। उन्होंने पत्र असलम लिखा शेख था, नहीं लिखा मुसलमान होते था, हुए पत्र भी लिखा था। मजदूर जैसा काम अब करने क्योंकि वाला आप व्यक्ति देखिए, है। आप शिवसेना आप नहीं जरा रहे, भी उसके अब बारे में सोनिया पता सेना करिए। हो गई है, असलम तो शेख शिवसेना के लोग इसी तरीके का वक्तव्य करेंगे, इसी तरह का वक्तव्य देंगे। आज अगर ऐसा बाला है साहब कि ठाकरे आप होते, लोग अंगूर आप बिलीव खट्टा है। करें अबू हुरैरा तो जी, लोमड़ी वाली उनको बात है बड़ा इस बात कि का सरकार रंज नहीं होता, बनी तो उनका अंगूर रंज खट्टा है। होता उनको जब तक आप सपोर्ट कर रहे थे, कभी तब तक एहसास अच्छे नहीं थे। था कि आज आज जब उन्हीं आपको के सपोर्ट लोग, नहीं कर रहे, उन्हीं के आपकी सैनिक झूठी सरकार आज को, महाराष्ट्र में आपके सिर्फ ज्यादा खिलाफी अपनी करने वाले जाति व्यक्ति मफाद को, के लिए तो आपको ऐसे बुरा लग ऐसे रहा है। लोगों को आपको अपने ऐसा साथ लग रहा है खड़ा कि कर गिलानी लेंगे जी को मिर्ची जिनका लग रही है। नीयत साफ तो आप नहीं, मिर्ची जिनकी मत नीति लगे। साफ नहीं, आप उसके लिए जो बरना सिर्फ लीजिए भ्रष्टाचार में और आप इन्वॉल्व लोगों के रहे हित के लिए हैं, काम ऐसे करिए। भ्रष्टाचारियों लोग को जान चुके आप हैं। साथ आने वाले लेके समय में महाराष्ट्र के जनता जब इस के देश साथ का यूथ- इंसाफ नहीं कर जब इस पाएंगे, देश का यूथ महाराष्ट्र के उग्र जनता हुआ के है, साथ आप सही बात है। इंसाफ नहीं कर सरकार बदली हुई पाएंगे। है। सही। आपको पता है ठीक है, 2024 ठीक में है, आप जा ठीक रहे है, हैं। ठीक है। कमलेश जी मेरे ख्याल से बात हो गई। मैं धनराज जी से कमेंट और ले लेता हूं, फिर उसके बाद मुझे कमर्शियल ब्रेक पर भी जाना। मैं समीर बाद में आऊंगा आपके पास। डॉक्टर धनराज, एडवोकेट धनराज जी, मैं आता हूं आपके पास। यासिर जिलानी जी। ये मैं 35 साल पुलिस की नौकरी इस बंबई शहर में किया हूं जी। मैं सराहना करूंगा कि ये किसने भी पैनल पे क्रिकेट की मिसाल दी है पॉलिटिक्स को जी, तो क्रिकेट के खेल के बारे में जो ओपन ट्रूथ है, जो सारी आवाम जानती है, ये समझ लें कि क्रिकेट के खेल में बेटिंग होती है। बेटिंग में प्लेयर्स बिके जाते हैं और कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है ये पहले तय हो जाता है। और स्टेडियम में बैठी आवाम को हम लोग पूरी तरह से बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। बस यहाँ यही चल रहा है। महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के आवाम को बेवकूफ बनाने के तरीके ये लोग ढूंढ रहे हैं। अरे तुम क्रिकेट क्या खेलो, क्या 11 प्लेयर चुनोगे तुम क्या 11 प्लेयर चुनोगे? अगर तुमको काम करना है, जिस वोटर ने आपको चुन के दिया है उसके इतने मसले पड़े हुए हैं और आप अपने मसलों में मशगूल हो। आप चाहते हो कि हमको ये पोर्टफोलियो मिले, उसके लिए ये मिले, ये भूल जाइए। ये इस प्रकार की राजनीति है। एक मराठी में बड़ी अच्छी कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये 3 लोगों ने मिलकर पूरे महाराष्ट्र का काम बिगाड़ देना है। देख लेना तुम क्या होगा 5 साल में। बिल्कुल। मुझे एक बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, ब्रेक के बाद हम इसी इशू पर आएंगे कि आम लोगों के बहुत मसाले, और महाराष्ट्र की जब बात होती है तो एक किसान के मसले बहुत ज्यादा हैं। आखिर इन पर सरकार एक्शन में कब आएगी? सरकार अपने ही मसाइल में उलझी रहेगी या फिर आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, तलबा के लिए, क्या इनके लिए भी एक्शन में आएगी? उद्धव ठाकरे जी, क्या किसानों के लिए भी अब काम शुरू होगा? इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर। महाराष्ट्र में सरकार तो मिल गई, लेकिन सरकार के बाद अब पहला इम्तिहान उद्धव ठाकरे के सामने है, कलमदानों की तकसीम। और ये तकसीम आखिर कैसे होगी? हालांकि अजीत पवार ने दावा किया है कि जो कलमदान है वो बढ़ चुके हैं और बहुत जल्दी उसका ऐलान कर दिया जाएगा। सवाल ये उठ रहा है कि तकरीबन 1.5 महीने के बाद महाराष्ट्र को सरकार मिली थी और सरकार के बाद अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है कि अब कलमदानों के मसले पर एक तरह से नाराजगी देखी जा रही है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आम लोगों के लिए,
किसान के लिए, तलबा के लिए, बेरोजगारों के लिए और गरीब के लिए एक्शन में नजर कब आएगी महाराष्ट्र की सरकार? आज इसी पर हम बात कर रहे हैं प्राइम डिबेट में। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं। आप भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर संजय आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आप डिबेट के दूसरे हिस्से में मेरे साथ जुड़े हैं। संजय सिंह जी, महाराष्ट्र में जो इस वक्त पेच फंसा हुआ है, आपको क्या लगता है कि मुश्किल कहां आ रही है जिसकी वजह से अभी उद्धव ठाकरे की सरकार एक तरह से ये कहिए कि पटरी पर दौड़ना शुरू भी नहीं हुई है और गाड़ी रुकती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये जो अभी सरकार बनी है महाराष्ट्र में, आवाज नहीं जी नहीं, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, महाराष्ट्र में जो अभी सरकार बनी है तो उत्तर आधुनिक विचारक जैक दरिदा का बड़ा अच्छा कथन है कि अब जो है विचारों का अंत हो गया है और नैतिकता समाप्त हो चुकी है। आप देख लीजिए, 4 दिन की जो सरकार थी बीजेपी में, उसमें जो उप मुख्यमंत्री बनते हैं कौन थे? अजीत पवार साहब थे। फिर ये 3 लोग मिलकर के जो सरकार बनाते हैं उसमें भी यही अजीत पवार जी को मिल रहा है। और इन सब के सूत्रधार आप देखें तो कौन होते हैं? शरद पवार साहब। अब शरद पवार जी जब सूत्रधार होते हैं, चाणक्य की नीति कहें, चाणक्य की भूमिका में निभाते हैं, तो आप देख लीजिए फाइनेंस और होम किसको मिला है? एनसीपी को मिल गया है। और एक तरह से दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नाना पटोले साहब स्पीकर का नाम आ रहा है, तो वहां भी देखिए वो पहले बीजेपी में थे और किसको हराया था? एनसीपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल जी को हराया था। और वो आकर के कांग्रेस में स्पीकर बनते हैं, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस यदि सोच रही है कि यदि हम उनको निकाल देंगे तो फिर हमारा हित हो जाएगा, वो कहीं भी चले जा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से अवसरवाद वाली जो राजनीति चल रही है, तो मुझे लगता है यहाँ काम कम होगा। कोई भी किसान को मुद्दे या किसी भी गरीब के मुद्दे, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे, इंडस्ट्री के मुद्दे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे या उसको वैल्यू दिया जाएगा। मुझे लगता है यहाँ स्वार्थ हित और अवसरवाद ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देख लीजिए, जो सरकार बनाए हैं, जो मुख्यमंत्री साहब बने हैं, उनके पिताजी आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब जिस राजनीति के लिए हमेशा जाने जाते रहे कि मी मराठी और मी मराठी मानुस, और उसके विकास के लिए काम करते रहे, एक उनकी अपनी विचारधारा थी कि इससे आगे हम नहीं चले जाएंगे। उन्हीं के पुत्र, उनके जाते ही आप क्या है, आप गद्दी और सत्ता के लालच में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के कैबिनेट में उनका बेटा भी आ रहा है। तो एक तरह से जो विचारधारा थी, जो उनकी नीति थी, जो लग रहा था कि हम बाहर से एकदम से कंट्रोल करेंगे, वो भी समाप्त हो गई है। तो एक जरा बाला साहब ठाकरे का सपना ही नहीं टूट रहा है, वो विचारधारा, वो रणनीति और महाराष्ट्र के विकास और वहां के लोगों के विकास की भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जवाबदेही खत्म होती नजर आती है। और ये जो तीनों गठबंधन बने हैं, तीनों की विचारधारा के लेवल पे अलग है। एक अपना राज्य के आधार पर देख रहा है, दूसरा कांग्रेस की विचारधारा अलग है, शिवसेना की विचारधारा अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक, लंबे समय तक की सरकार चल जाएगी। इसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो आनी है और बहुत जल्दी आनी है। अभी देखिए, प्रारंभ में जैसे पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वहीं पे आपको दिखाई देने लगा है कि कैसे ये गाड़ी 3 पहियों वाले चलेगी। 2 पहिया सुना था, 4 पहिया सुना था, लेकिन 3 पहियों वाली गाड़ी कैसे चलेगी, ये तो आपको देखने में कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। मैं अरुण पांडे जी, जो बात यहाँ पर संजय सिंह जी कह रहे हैं कि मुश्किल तो जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे बात अमित शाह जी की याद आ रही है। बार बार कह रहे थे कि 3 पहियों वाली सरकार है, बहुत मुश्किल से चलेगी। नितिन गडकरी जी ने पुणे में ये बात कही थी, बल्कि नागपुर में बात कही थी कि ये सरकार मौका परस्ती की सरकार है और ये चलेगी नहीं, क्योंकि ये गठजोड़ की सरकार है और ये ऐसे लोगों का गठजोड़ और गठबंधन है जिनकी जो विचारधारा है, वो आइडियोलॉजी जो है वो मिलती नहीं है। इस वजह से बहुत ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। पहला इम्तिहान क्या आपको नहीं लगता है कि ये उद्धव ठाकरे का पहला इम्तिहान है? कलमदानों को जिस तरह से तकसीम किया जा रहा है, जो परेशानी आ रही है। नहीं, अभी तो आप पहला इम्तिहान कह रहे हैं, तो अभी तो गिनती आपको बहुत लंबी करनी पड़ेगी। अभी तो कदम कदम पे इम्तिहान बाकी हैं। और इम्तिहान इसलिए है कि आप ये देखिए कि हर जो पार्टी है वो सब बराबर की हकदार अपने आप को समझती है, क्योंकि संख्या करीब करीब बराबर है। महाराष्ट्र को यदि आप जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि महाराष्ट्र जो है बड़ा डाइवर्स है। माने महाराष्ट्र भारत का सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वाला राज्य है। सबसे ज्यादा जो इनकम टैक्स आता है वो मुंबई से आता है, पूना है, औरंगाबाद है, इंडस्ट्रियल शहर भी है। लेकिन महाराष्ट्र भी ही वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या वाले मामले आते हैं। महाराष्ट्र का बहुत सा इलाका बहुत गरीब है। तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पूरी जो एरिया है महाराष्ट्र का, उस वजह से
दिक्कत आनी ही आनी है, क्योंकि शिवसेना को ये लगता है कि मुंबई के लिए उसका पहला हक है कि मुंबई पर पहला हक शिवसेना का लगता है। शिवसेना का वहां पर लंबे समय से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कब्जा है, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जैसे है ये शिवसेना चाहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री जो है वो कांग्रेस चाहेगी, होम मिनिस्टर सुना है कि एनसीपी को जा रहा होम मिनिस्ट्री। अच्छा, एनसीपी के साथ देखिए बड़ा एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम भी है जी। एनसीपी के पास जो दो सबसे बड़े नेता हैं वो दोनों के ऊपर, चलिए अजीत पवार को कुछ क्लीन चिट मिल गई है जांच की, लेकिन आरोप तो लगे थे। तो अजीत पवार के ऊपर सिंचाई घोटाले का आरोप लगा था, जिसको बाद में ये कहा गया क्लीन चिट मिल गई। उधर जो है वो छगन भुजबल हैं, वो भी जो है कुछ दिन जेल में थे, आरोपों का सामना कर रहे हैं। अब इन दोनों मंत्रियों को बीजेपी की तो टकटकी वाली नजर बीजेपी ने लगा रखी है कि इनको क्या मंत्रालय मिलता है और तब हम इनके ऊपर हमला शुरू करेंगे। तो ये एनसीपी के लिए ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि उसके बड़े बड़े सारे बड़े नेता अब बन गए हैं मंत्री, तो किसको क्या मिलता है। तो कांग्रेस भी इसी समस्या का सामना करेगी। और आप ये देखिएगा कि ये जो लोग छूट गए हैं या जो फैसले लेने में, जिनको जब ये शुरू होगा ना एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर, पोस्टिंग और तमाम तरह की योजनाओं वाला, तब ये बयानबाजी और ये जब शुरू होगी तो ये इम्तिहान लगातार चलेगा। लंबा इम्तिहान है ये। समीर दलवाई जी, ये इम्तिहान काफी लंबा है तीनों पार्टियों के लिए। जाहिर सी बात है, गठजोड़ की सरकार है, तो इज्जत अगर बचानी तो तीनों को तो साथ में तो एक तरह से आना पड़ेगा, लेकिन ये राह और ये जो रास्ता है ये बहुत मुश्किल है। समीर दलवाई जी, देखिए, जो अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं वो किसी भी इम्तिहान के लिए तैयार होते हैं। जो अपने आप को मास्टर समझते हैं, गड़बड़ उनसे होती है। तो अभी हाल ही में ये बने सरकार की जो फातिहा पढ़ने के लिए इतने उत्सुक है, उनको याद रखना चाहिए कि अभी हाल ही में बीजेपी की सरकार 80 घंटों में खत्म हो गई थी। तो पहले ये थोड़ा सोचे कि 80 घंटे का जो पूरा एक प्रकार उन्होंने किया था, उससे तो कहीं बेहतर चल रहा है। मगर अगर वो अगर सब लोग कहते हैं कि मिर्ची लग जाती है, उसका अभी भी ना, मुझे बात बोलने दीजिए, अब मुझे बात बोलने दीजिए ना। तो जब शुरू ही नहीं हुआ तो आप पहले से ही मार्क देने के लिए बैठेंगे एग्जामिनर, तो ये सही बात नहीं है। जब ऑपोजिशन है तो उनको ये देखना चाहिए कि सरकार चलने के लिए, राज्य चलने के लिए उनके थोड़ा समय देना ये अनिवार्य होता है, हर बार दिया जाता है। ये क्यों इतनी उत्सुकता में है ये हम सब जानते हैं। रहा सवाल ये तीनों घटक जो आपने कहा, वो ये देखिए सर्वसमावेशक है। आप देख रहे थे आदरणीय जी अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पंतप्रधान रह चुके हैं, उन्होंने 25 पार्टियों का कोएलिशन संभाला, अच्छे से संभाला। जब उन्होंने शुरुआत की तभी भी लोगों ने उन पे ये सब कहा है, अलग ये हमारे पार्टियों ने भी कहा होगा, मगर उन्होंने अच्छे से 5 साल सबको साथ में लेके चला। अब आप देख रहे हैं पिछले 6 साल में जो मोदी सरकार चल रही है, उन्होंने जितने पार्टियों को साथ में लेके रखा, उनका क्या असर हो रहा है भाई। हर आते दिन हम देख रहे हैं उनका एक जो अला है या उनके जो साथी है वो छोड़ के जा रहे हैं। आप आपके 25-25, 30-30 साल से जो आपके साथी थे, नहीं समीर देखिए, समीर जो अहम सवाल ये है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सरकार वक्त बहुत बर्बाद कर रही है। लोगों ने एक उम्मीद पर इस सरकार को चुना था, बल्कि यूं कहा जाए कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में कौन सा फर्क पड़ता है। नहीं, लोगों ने उम्मीद पर चुना था, लेकिन सरकार तो अभी तक काम ही नहीं शुरू कर पाई। सरकार जब कलमदानों को बांटने में भी लगी रहेगी, अपनी कुर्सी बचाने में लगी रहेगी, जो नाराज होने मनाने में लगी रहेगी, तो आवाम का काम कब होगा समीर जी? आवाम का काम कब होगा? आप पहले दिन से, जी मेरे भाई, पहले दिन से आप देखिए, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे ने पहले दिन से काम संभाला है, पहले दिन से वो ऑफिस में है, हर दिन वो काम उन्होंने जारी रखा है। उनके साथ साथ 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी 28 नवंबर को, वो भी काम में लगे। हम खुद उनसे कई कामों के बारे में मिले हैं और काम हो रहा है। एक मेरा छोटा सा एक इंटरेस्ट है डिसेबिलिटी का, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, डिसेबल्ड बच्चों में मैं काम करता हूं। ऑलरेडी हमारा एक उनके पास निवेदन जा चुका है, वो काम हो रहा है कि डिसेबिलिटी की एक अलग से डिवीजन या डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री बनेगी। ऐसे ही एक मैंने मेरा छोटा उदाहरण दिया जो मेरा विषय है, वो सारी बातें सही है कि काम शुरू हो चुका है मेरे भाई, लेकिन एक सरकार का एक सेटअप होता है, बाकायदा एक प्रोसेस होता है कि आपकी गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट बनने के बाद मिनिस्टर्स बनते हैं, मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज होते हैं और फिर वो अलग अलग दिशा में एक तरह से काम शुरू कर देते हैं। यहां पर उद्धव ठाकरे जी अकेले दम पर कितना काम करेंगे? अब बिल्कुल हो ही रहा है। अब एक दिन और धीरज रखिए,
आप एक दिन और धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। मैं कमलेश जी, क्या वाकई में एक दिन में सब सही होने जा रहा है? पोर्टफोलियो बटेंगे, सबको मिलेंगे और काम शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र में? मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं जी कि कम से कम यहाँ उद्धव साहब के साथ 6 मंत्री लिए थे, उससे मिल के काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरी बहुमत के साथ जीत के आए और पूरे किसी मंत्री को कोई पावर नहीं है। मंत्री सब बैठे हैं लेकिन निर्णय खाली 2 ही मंत्री लेते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। उसके बारे में कभी डिबेट नहीं आया। बहुत अच्छे। आज देश की में बहुत अच्छा काम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम को बांट के पूरे देश में राजनीति हो रही है, पूरे देश में अराजकता फैली है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगार छीने जा रहे हैं, बिजनेस और धंधा पानी है नहीं। हम डिबेट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कब तक मंत्री पद लोगों को बांटेगी और कब से काम शुरू होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या डिबेट की जरूरत नहीं है कमलेश जी? लगातार कमलेश जी, क्या इस इशू पे बात होनी चाहिए? महाराष्ट्र में 1.5 महीने के बाद सरकार बनी, सरकार बनने के बाद भी आवाम के काम नहीं हो रहे हैं, क्या इस इशू पर बात नहीं होनी चाहिए कमलेश जी? आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं महाराष्ट्र के। आप छोड़ दीजिए दिल्ली की बात, आप सेंटर की बात छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है? उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के लोगों ने चुना है, एनसीपी कांग्रेस को महाराष्ट्र के लोगों ने मौका दिया है। कमलेश जी, कैसी बात आप कर रहे हैं? कमलेश जी, महाराष्ट्र के लोगों ने काम कर रहे हैं, आप कहां काम है? अभी आप तो नाराज लोगों को मनाने में लगे हुए हैं। और कोई नाराज नहीं है, सब लोग साथ में सब मिलकर काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति नाराज नहीं है। नाराज खाली भारतीय जनता पार्टी के जिनके हाथ से पावर चली गई है, वो परेशान है, बौखलाए हैं, रोज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और वही नाराज चल रहे हैं। ठीक है। मैं यासिर जिलानी, जो बात कमलेश जी कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ तो शिवसेना एनसीपी का कहना यही कि भाई काम चल रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो परेशानियां उस पर बात करने के लिए लोग तैयार नहीं है? क्या बीजेपी वाकई में कहीं ना कहीं इस तरह के मौके की तलाश में तो रहती होगी यासिर जिलानी, जो परेशानी इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार के सामने है? देखिए शिवसेना तो अब रही नहीं, सोनिया सेना हो गई है। आप यकीन माने कि महाराष्ट्र में विदर्भ में लोग इंतजार कर रहे हैं, मराठवाड़ा में क्या हालत हो रही है। दोनों पैनलिस्ट, ना एनसीपी को कुछ मालूम है, ना शिवसैनिक जो बैठे हुए उन्हें मालूम है कोंकण के डिवीजन में क्या हो रहा है, वहां पे किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है, सारे के सारे लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। पिछले 1.5 महीने से इंतजार ये हो रहा है कि हमारे ऊपर जो लोग आए हैं, जो बिना नियत और बिना नीति के आए हैं। आप बिलीव करिए कि जो बात अरुण पांडे जी कह रहे हैं, मैं उसको बढ़ाना चाहूंगा कि जब इनके पास पोर्टफोलियो आ जाएगा, मान लीजिए फाइनेंस एंड प्लानिंग एनसीपी को चली जाती है, गृह कांग्रेस के पास चला जाता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे, वो डिपार्टमेंट इन्हीं का होगा, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो उस डिपार्टमेंट को अपना डिपार्टमेंट, अपने घर का सिस्टम समझ के उसमें सिर्फ लूट मार करेंगे और कुछ नहीं होगा। ये महाराष्ट्र की जनता समझ में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिकल इक्वेशन इस वक्त थोड़ा बदल दिया इन्होंने बहुत चला। ये जो कह रहे हैं कि हमारी सांझी और मिनिमम प्रोग्राम पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, लेकिन आपने जो वायदा किया नहीं था वो वायदा आप पब्लिक के सामने लेके आ गए और आपको सत्ता में प्रमुख सीट पे बैठने का इतना बड़ा लालच था कि आपको लगा कि हम अपनी जो सोच है उस सोच से विपरीत जाके हाथ मिलाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए, और वही हो रहा है। अभी हमारे एक और पैनलिस्ट ने क्रिकेट का उदाहरण देके बेहद शानदार बात कही है कि महाराष्ट्र की जनता ठगी हुई है। फॉर अ मोमेंट एक सिचुएशन चल रहा है, अपनी बात कर रहे हैं। अभी एनसीपी के जो हमारे मित्र हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, उन्हें जनमानस से कोई लेना देना नहीं कि वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसका उन्होंने सजेशन दिया है। किसानों के साथ क्या हो रहा है, वहां के जो कोंकण के लोग हैं जिनकी अपनी जो बेसिक प्रॉब्लम है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये खुद आपके ही प्रोग्राम में शो हो रहा है। बिल्कुल, आवाम बड़ी उम्मीदों से इलेक्शन में चुनकर लाते हैं और आवाम पर अगर आपने काम अगर आप आवाम के ही काम नहीं आए तो फिर आपकी सरकार कितनी भी अच्छी हो वो एक तरह से वो कोई माने नहीं रखती है। मैं संजय जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद धनराज जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन संजय सिंह से मुझे एक सवाल लेना है। संजय जी, मैंने देखा कि इस तरह की जो गठजोड़ की सरकारें होती हैं, जो अलायंस की सरकारें होती हैं, उनके सामने आवाम के काम करने
का मौका तो बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के पीछे लगी रहती हैं। और ऐसी एक सरकार हमने कर्नाटक में देखी थी, जेडीएस और कांग्रेस की। हमेशा हमने देखा कि वहां पर मनमुटाव चलता रहता था, लोगों के काम होते नहीं थे और मनमुटाव रहता था। क्या कुछ ऐसी ही पिक्चर आपको महाराष्ट्र की भी लग रही है? साहब, ये जो पूरी जो सरकार बनी है, एक तरह से हम अबू साहब, ये जो हम पूरी सरकार बनी है महाराष्ट्र में, देखिए 3 पार्टियों से मिलकर बनी है, जिनका गठबंधन 2 का पहले से था, कांग्रेस और एनसीपी, 2 बीजेपी और शिवसेना का पहले से था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो शिवसेना वाले तीसरे के साथ मिलकर, 2 और लोगों के साथ मिलकर के तीसरी सरकार बना ली। यहाँ विचारधारा, जैसे मैंने पहले कहा कि यदि 3 डिपार्टमेंट हैं, तीनों का डिपार्टमेंट को एक और चौथा डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, 3 पार्टी के अलावा एक और चौथा डिपार्टमेंट होना चाहिए, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट, जिसके सूत्रधार मुझे लगता है वही शरद पवार साहब है, उनकी पार्टी से कोई हो सकता है जो पूरा एकदम से देखता रहे कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। दूसरा, यदि सरकार सही ढंग से चलानी है तो एक तीनों जन मिल करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए, और फिर ये होना चाहिए कि भैया इसमें के बाद कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। एक छोटे छोटे टारगेट बना के, कोई लंबा टारगेट यहाँ पे ऐसी सरकारों में आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो छोटे छोटे टारगेट बना करके आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि यदि आगे लंबा टारगेट आप बनाएंगे तो चौथा, जिसने पूरी सरकार बनाने की बिसात बिछाई है, बीजेपी, वो बाहर बैठ गई है। अब ये पूरी तरह से मुझे जो लग रहा है 3 पत्ती का गेम चल रहा है। 3 पत्ती मतलब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, और इसमें से कौन बाहर है? जिसने पूरी बिसात बिछाई थी ये पूरे गेम को चलाने के लिए, और वो वही बाहर है। वो सबके चेहरे देख रहा कि कहां कौन चेहरा खिलखिला रहा, कौन मुरझा रहा है, और कहां किसकी तरफ किसकी निगाहें हैं। और मुझे लगता है जैसे ही निगाहें एक दूसरे से हटती हैं तो वहां पे सरकार गिरने की संभावना है, क्योंकि जो चौथा बैठा उसी ताक में बैठा है कि हमें जो निकाल दियो, हमने पूरी मेहनत की तो वो हम चलने नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है सरकार बहुत लंबे समय तक यदि चलेगी तो छोटे छोटे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर ही चलेगी। कोई लॉन्ग टर्म गोल बना करके यदि आप सोचिए कैसी सरकार चला पाएंगे, क्योंकि ये अलायंस यदि ये सरकार बनने के पहले होता तब कुछ वस्तुस्थिति अलग होती। ये सरकार रिजल्ट आने के बाद बनी है तो वहां पूरा लग रहा है कि ये पूरा अवसरवाद है, ये मौका परस्ती वाली सरकार है, और ऐसी सरकारों के साथ वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही एक सही रास्ता होता है। नहीं तो फिर दूसरा कोई सूत्रधार की भूमिका में हमेशा तीनों के रूप में एक ट्रैफिक मैनेजर के रूप में काम करता रहे, तब सरकार चल सकती है। नहीं तो चौथा जो बैठा है वो खाली नहीं बैठा है, वो भी अपनी रणनीति बना रहा है, और कहीं ना कहीं रणनीति में आप सामने वाले को फेल दिखता है तो ऊपर अपनी चाल चल देगा और वही तुरुप का इक्का हो जाएगा। बिल्कुल। एडवोकेट धनराज जी, पूरे जो बातें संजय सिंह ने कही, उन्होंने सिर्फ ये चीजें बिल्कुल बताई कि सरकार को बचाया कैसे जा सकता है। अहम मसला तो यह होता है कि जब एक सरकार आती है, सरकार का मकसद होता है कि लोगों का काम करना, जो बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, जो किसान हैं, उनके काम करना। लेकिन पूरा फोकस तो इस तरह की सरकार का इसी पर हो जाता है कि सरकार कैसे बचाई जाए। अवाम मतलब परेशान रहने वाले हैं। ये इसमें अवाम तो परेशान जरूर होगी, दिखती बात है, और अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, वो समझ रही है कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक अहम मुद्दे की और मैं तवज्जो चाहूंगा, वो ये बात है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पार्टी कोई भी सत्ता में हो, बीजेपी वाले जिस प्रकार बात कर रहे हैं दूध के धुले नहीं है। जिस प्रकार बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने होम मिनिस्ट्री अपने पास में रखी है, और जहां तक पूरे देश में नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं कि महाराष्ट्र ये देश में क्राइम के अंदर 2nd पोजीशन में है बिहार के बाद में। तो इस बेशर्मी से अगर आपने होम डिपार्टमेंट संभाल के रखा हुआ है तो आप यहां पर आकर किस बात से ये कहते हो कि हम तो दूध के धुले हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मौका परस्ती की तलाश में हो, और जब आपको मौका मिलेगा तब आप वही करोगे जो आज कांग्रेस और ये गठबंधन की सरकार कोई मौका परस्ती की नहीं है। एक बात मौका परस्ती की बात नहीं है। पिछले 5 साल सरकार चली है। अगर अजीत पवार जो सुनिए मेरी बात को, मुझे बात रखने दीजिए, वक्त कम है, वक्त कम है। आप मेरे को आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए जनाब। वक्त कम है तो आप सच बोलिए। आप सीनियर आदमी हैं, दीजिए जनाब, आप सीनियर आदमी हैं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप नहीं सुन रहे हैं, बड़ी बेशर्म बात कर रहे हैं आप पूरा नहीं सुन रहे हैं।
आप कहिए। मेरी बात को आगे सुने। नहीं कोई बेचा, आप जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि अभी इस सरकार में, अभी इस सरकार में, सरकार में जो लगे हुए हैं, आप राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर बात चाहते हो, आप अगर मेरी बात सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो आप मेरी बात, कोई पार्टी से बात नहीं कर रहा हूं मैं किस पार्टी का हूं आपको नहीं समझता है। नहीं ठीक है, डिबेट पर आ जाइए। लेट मी कंटिन्यू फॉर 2 सेकंड ओनली। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके इस सरकार में, आपके ये त्रिशंकु सरकार में, आप अजीत पवार को ले लीजिए, इरिगेशन घोटाले में है, भुजबल साहब को ले लीजिए, वो ईडी के इसमें पड़े हुए हैं, प्रफुल्ल पटेल जो ये बखूबी जानते हैं, राष्ट्रवादी के बड़े सीनियर नेता है कि इकबाल मिर्ची और 93 का ब्रह्मास्त्र से तहकीकारी ऑफिसर रह चुका हूं, मुद्दे से और पूरी शिद्दत से चैनल पे, नेशनल चैनल पे ये बात कह रहा हूं। ये सब के सब डरे हुए हैं, यहां तक के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक चौहान है वो भी आदर्श घोटाले में लटके हुए हैं। तो इन सबकी जान कहीं ना कहीं फंसी हुई है। अरे छोड़ो जी, तुम आवाम की क्या फिक्र करोगे, तुमको फिक्र तुम्हारी अपनी पड़ी है, तुम्हारी शोहरत डूब मर रही है, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा इनकम, तुम्हारा मुनाफा कमाने एक मौका मिला है कांग्रेस को भी और एनसीपी को, काफी टाइम के बाद मौका मिला, पिछले 5 साल के बाद मौका मिला है। अवाम के अगर काम नहीं करेंगे तो अवाम ने जिस भरोसे से, जिस उम्मीद से चुना है, उस पर खरे अगर उतरना है तो काम शुरू हो जाना चाहिए महाराष्ट्र में। समीर जी, काम बिल्कुल शुरू हो जाना चाहिए और ये जनता इसको, आवाम इसको देखेगी और अगले बार उसके हिसाब से वोट करेगी। ये हम भी जानते हैं, ये सब जानते हैं। मुझे जिलानी साहब से एक बात मुझे बहुत बुरी लगी आपकी जिलानी साहब, मैंने कहा कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको डिसेबल्ड बच्चों के बारे में, जिनको अपाहिज तो शब्द बराबर नहीं है लेकिन शायद आपके समझ में नहीं आया, मैंने डिसेबल्ड कहा। अगर ऐसे लोगों के लिए काम करना आप वैयक्तिक काम समझते हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप आरएसएस के शाखा से क्या क्या सीख के आए हो कि आपको ये भी नहीं मालूम ठीक है, उसके लिए काम करना ये समाज का काम है। और मैं आपने सब विकास और दूसरी बात आपने विदर्भ के बारे में, आपका मुंह खुला हुआ है और आपके मुंह में क्या क्या गया हमको सब पता है, आपका मुंह खुला हुआ है। नहीं सर देखिए, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, पर्सनल अटैक बिल्कुल मत कीजिए। आप डिबेट पर आइए, डिबेट पर आइए। हाथ से दूसरे नहीं ठीक है, नहीं चलना चाहिए। ठीक है यासिर, मुझे नसीहत ना दे, ठीक है, आप मुझे नसीहत ना दे, हो गया आपका, ठीक है। जो लोग काम करते हैं वो बताते नहीं है। ठीक है यासिर देखिए, डिबेट के आखिर में, डिबेट के आखिर में ठीक है, मैं अरुण पांडे जी के पास जाना चाहूंगा। एक लास्ट कमेंट, लास्ट कमेंट। और कहां से शिक्षा लेके आप आए हैं ठीक है यासिर बात होगी, सुन लीजिए अरुण पांडे जी, बहुत इंपॉर्टेंट कि आखिर ये सरकार तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे जी का पहला इम्तिहान है, इसमें जैसे तैसे निकल जाएंगे, लेकिन ये शुरुआत क्या बता रही है, ये स्टार्टिंग बता क्या रही है कि गाड़ी किस तरह चलने वाली है। देखिए, ये गाड़ी ऐसी अटक के चलेगी कि आप ये समझिए कि उद्धव ठाकरे को राजनीति का ठीक ठाक भले अनुभव हो, लेकिन सरकार चलाने का उनका पहला अनुभव है और सीधे चीफ मिनिस्टर के तौर पर हैं। और आपके साथ कौन लोग हैं जिनको सरकार चलाने का या सरकार में रहने का बहुत लंबा अनुभव है। एक चीफ मिनिस्टर भी हैं, फिर जो है अजीत पवार हैं जो 15 साल से डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और मतलब बड़े बड़े राजनेता हैं। बिल्कुल, उनसे तो तालमेल बिठाना पड़ेगा। इतना टफ है। और उद्धव ठाकरे या साथ में आदित्य ठाकरे भी मंत्री बन गए हैं, उनको भी मेरे ख्याल से या तो पर्यावरण मंत्रालय मिलेगा या टूरिज्म मिलेगा, जिसके लिए वो मुहिम भी चलाते रहते हैं ना। मुंबई को नाइट लाइफ पे करना है और एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शहर जैसे डेवलप करना है, ये अलग इशू है। तो इसलिए ये टफ होगा उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे प्योर पॉलिटिकल आदमी नहीं है। अच्छा, शिवसेना में ठाकरे परिवार का आदेश सब लोग मानते हैं, लेकिन ये आदेश एनसीपी या कांग्रेस पे लागू नहीं होगा ना। बिल्कुल, कांग्रेस और एनसीपी अपने तरह से चलेंगी। सही, इसलिए जाहिर सी बात है कि राह इतनी आसान नहीं है, मुश्किल है। और यह भी कहा जा सकता है कि ये तो अभी इब्तिदाए इश्क है, डरता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि इस तरह की सरकारों में मुश्किलात बहुत ज्यादा होती हैं और उन मुश्किलात को अगर आप पार लेते हैं
और यह भी बात अहम है कि आवाम के लिए आपको चुनकर लाया गया। अगर इस आवाम की उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरते हैं तो फिर आपको एक तरह से बिल्कुल नाकाम और फेल माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए यासिर जिलानी साहब, डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, डॉक्टर समीर दलवाई जी, कमलेश राय जी, एडवोकेट धनराज जी और अरुण पांडे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त